हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो आज हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है बेसिकली राइटिंग स्किल्स। लेकिन राइटिंग स्किल्स पढ़ने से पहले हम दो टॉपिक पढ़ लेते हैं जो कि मैं लास्ट के रीडिंग स्किल्स में बाय मिस्टेकली मैं छोड़ दी थी। तो उसको पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम आगे का अपना यूनिट 1 का लास्ट चैप्टर जो कि राइटिंग स्किल्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है चर्निंग? चर्निंग क्या होता है? तो यह होता है एक तरीके का प्रोसेस जिसमें आपको पूरे होल कंटेंट में से आप क्या निकालते हो, सिर्फ यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हो। मतलब क्या कि आप कोई भी चीज को अगर आप बार बार पढ़ रहे हो तो आप उसको में क्या करते हो, कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेते हो। इसे ही हम क्या कहते हैं, चर्निंग। आफ्टर थोरो अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर आपको क्या होता है, पूरे मैटर का थोरो अंडरस्टैंडिंग होता है। इस वजह से जो रीडर्स है ना, वो क्या कर पाता है, पूरे होल टेक्स्ट में से उसको आसानी हो जाता है मैटर को विजुलाइज करना या फिर उसमें से जिस इंफॉर्मेशन निकालना। तो बेसिकली यही होता है कि आप किसी भी रीडिंग को अगर आप बार बार पढ़ रहे हो तो आप क्या कर ले जाते हो, उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ले जाते हो। आपको पूरा ओवरऑल होल टेक्स्ट के बारे में आपको क्या हो जाता है, जिस्ट इंफॉर्मेशन, मतलब आपको फुल इंफॉर्मेशन आपको विजुलाइज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, ये एक तरीके का फोनोलॉजिकल प्रोसेस है। फोनोलॉजिकल प्रोसेस मतलब क्या होता है कि आपको एक ही वर्ड आपको थोड़ा बहुत नियर बाय साउंड जैसा आपको लगेगा, मतलब एक ही वर्ड को आप दूसरे साउंड में प्रोड्यूस करते हो। ठीक है, तो ये कब होता है, जब आप रैपिड स्पीच दे रहे हो, लगातार कोई स्पीच बोल रहे हो, तो कहीं कहीं ऐसा हो जाता है ना, कुछ वर्ड्स को आप सही प्रोनाउंसिएशन करने की बजाय आप उससे थोड़ा बहुत नियर बाय साउंड के रूप में उसको प्रोनाउंस कर देते हो। मतलब जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है, हैंड बैग है, तो हैंड बैग को आप क्या कर देते हो, हैंड बैग। अच्छा, यहाँ हैंड बैग है, हैंड बैग नहीं है। ठीक है, हैंड बैग आप प्रोनाउंस कर देते हो। तो ये कब होता है, जब आप ना बड़ी बड़ी स्पीच दे रहे होते हो, तो वहां पर कभी कभी एक वर्ड दो वर्ड ऐसा आ जाता है जिसको आप उसके नियर बाय साउंड में आप उसको प्रोनाउंस कर डालते हो। तो एसिमिलेशन यह एक तरीके का कॉमन लॉजिकल प्रोसेस है जिसमें वन साउंड जो होता है ना, वो उसके नियर बाय साउंड के जैसा ही लगता है। जैसे मैंने बता दिया था, हैंड बैग को आप क्या प्रोनाउंस कर देते हो, हैंड बैग प्रोनाउंस कर देते हो। यह जो है आपके या तो वर्ड या फिर बिटवीन ऑफ वर्ड्स के बीच में अकड़ होता है। यह मेनली आपको नॉर्मल इसकी स्पीच में ज्यादा अकर होता है, क्योंकि जब आप है ना रैपिड स्पीच दे रहे हो तो वहां पर कॉमन है कि आप क्या कर जाते हो, प्रोनाउंसिएशन को नियर बाय साउंड में प्रोनाउंस कर देते हो, या थोड़ा बहुत आपको प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि आप स्पीड में बोल रहे हो तो वहां पर थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन का साउंड चेंज हो जाता है। जैसे हैंडबैग, अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि हैंडबैग को आप क्या प्रोनाउंस कर देते हो, हैंडबैग प्रोनाउंस कर देते हो। तो बेसिक यही है सिमुलेशन। ये दो टॉपिक रह गया था, उसको भी मैंने अभी कवर कर दिया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हम अपना राइटिंग स्किल से। Writing skill are a specific ability which help writer put their thought into words in a meaningful form and to mentally interact with the message. राइटिंग स्किल बेसिकली एक तरीके का स्पेसिफिक एबिलिटी है जो एक राइटर को अपने थॉट को मीनिंगफुल वर्ड्स में या फिर ये कह लो अपने मैसेज को मेंटली इंटरेक्ट करवाने में क्या करता है, हेल्प करता है। बेसिकली वो जो रीडर को बताना चाह रहा है या फिर रीडर को वो जो कन्वे करना चाह रहा है उसमें वो मेंटली इंटरेक्ट कर पाता है राइटिंग स्किल की हेल्प से। ठीक है, इसके अलावा जो राइटिंग जो होता है वो क्या होता है, अपने लैंग्वेज का रिप्रेजेंटेशन टेक्सटुअल फॉर्म में। ठीक है, मतलब अपने लैंग्वेज का आप क्या करते हो, टेक्सटुअल फॉर्म में या टेक्सटुअल मीडियम के थ्रू आप अपनी रिप्रेजेंटेशन करते हो। इसमें आप साइन सिंबल्स का भी यूज करते हो। कभी कभी कुछ ऐसे भी पीपल्स होते हैं जिसको राइटिंग थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बेसिकली जब आप इफेक्टिव राइटिंग करना शुरू करते हो या टेक्निकल राइटिंग, तो वहां पर आपको बहुत सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि टेक्निकल राइटिंग कैसे लिखी जाती है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिकली आप राइटिंग स्किल में क्या करते हो, अपने लैंग्वेज को टेक्सटुअल मीडियम के हिसाब से टेक्सटुअल मीडियम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो और इसमें आप साइन और सिंबल्स की हेल्प लेते हो। इसके अलावा जो कुछ पीपल्स होते हैं उसको थोड़ी सी राइटिंग में डिफिकल्टीज आती है। इसके अलावा जो राइटिंग है वो आपको अदर स्किल्स जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, इन सबको भी इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, क्योंकि ये सारे क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। मैंने बताया था इसमें से कोई भी स्किल्स अगर आपको नहीं आ रही है तो वो आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करने देगी। ठीक है, आपके इफेक्टिव टूल्स फॉर ऑफ राइटिंग स्किल, मतलब राइटिंग स्किल्स के इफेक्टिव टूल्स क्या क्या होने चाहिए।
तो आपको 5 C's याद रखनी चाहिए रिटेन कम्युनिकेशन के। मतलब जो रिटेन कम्युनिकेशन आप कर रहे हो, जो आप चीजें लिख रहे हो, उसमें आपको 5 चीजें आपको ध्यान में रखना है। पहला है कनेक्शन, क्लैरिटी, कॉज, कंसाइजनेस और करेक्टनेस। ठीक है, कनेक्शन क्या होता है? यह आपको रीडर और राइटर के बीच में कनेक्शन फॉर्म करके देता है। अगर आप इफेक्टिव राइटिंग लिख रहे हो तो आप रीडर और राइटर के बीच में क्या बनता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन जनरेट होता है, या फिर ये कह लो कि आप अपनी मैसेज को पूरी तरीके से कन्वे रीडर को कर पाते हो। उसके बाद क्या है? क्लैरिटी। क्लैरिटी बेसिकली क्या है? जो चीजें आप लिख रहे हो, जो चीजें या फिर जो मैसेजेस आप रीडर को बताना चाह रहे हो, वो कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए और रीडर के द्वारा इजिली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। आपको अपने मैसेज में, अपने राइटिंग में सारी चीजें क्लैरिटी के साथ लिखनी है। ठीक है, इसके बाद है कॉज। आप क्यों लिख रहे हो, ये चीजें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। इससे राइटर और रीडर दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन क्रिएट होता है। इसमें आप क्या करते हो? कुछ स्पेसिफिक एक्शन का भी यूज करते हो अगर ऑडियंस को जरूरी है। ठीक है, मतलब आप क्यों लिख रहे हो, ठीक है, क्या इसका मकसद है लिखने का, आप प्रॉपर प्लानिंग बनाते हो, फिर उससे क्लियरिटी लेके आप लिखना चालू करते हो। तो आपको एक दिमाग में रहना चाहिए कि आप लिख क्यों रहे हैं। अगर अगर आपके दिमाग में ये चीजें रहेगा तो आप क्लियर रहोगे, रीडर को फुल्ली तरीके से आप मैसेज कन्वे कर पाओगे और इफेक्टिव राइटिंग कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में चलती रहेगी। उसके बाद है कंसाइजनेस। कंसाइजनेस बेसिकली क्या होता है कि आप जो भी चीजें लिख रहे हो उसको आपको स्टिक टू द पॉइंट रहना है। मतलब जो पॉइंट्स आपके दिमाग में क्लियर है कि हाँ मुझे इस बारे में लिखना है, तो उसी पे आपको लिखकर स्टिक रहना है। अनदर इरिलीवेंट इंफॉर्मेशन उसमें नहीं डालना है, जो कि रीडर को क्या कर दे? नॉन इंटरेस्टिंग बना दे, वो उसको पढ़ने में इंटरेस्ट ना आए। तो आपको ऐसी चीजें नहीं लिखनी है। इंक्लूड्स लॉट ऑफ एक्सट्रानियस इंफॉर्मेशन, भी मैंने बताया था आपको अपना मैसेज एक कंसाइज वे में लिखना है। ये नहीं कि उसमें एक्स्ट्रा बहुत सारे इंफॉर्मेशन डाल दिए, वो कोई मतलब नहीं बनता, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं होता है। इसके अलावा क्या? करेक्टनेस। आपको हमेशा क्या रखना है? इफेक्टिव रहना है। टू बी इफेक्टिव मतलब जो भी चीजें आप लिख रहे हो उसमें आपका टोन सही होना चाहिए। इनऑफेंसिव मतलब इनऑफेंसिव लैंग्वेज, जो कि क्या हो, लोगों को समझ आए। और फिर एप्रोप्रिएट ग्रामर, मतलब फुल अच्छे से एप्रोप्रिएट ग्रामर का यूज करने से लोग, जो रीडर्स होता है ना, उसको समझने में आसानी होती है। तो आपको हमेशा रिटेन में क्या करना है? करेक्टनेस रखनी है। आपको करेक्ट टोन का इस्तेमाल करना है, इनऑफेंसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है जो कि आसानी से रीडर को समझ आए। इसके अलावा एप्रोप्रिएट ग्रामर का यूज करना है। तो आपको 5 C's रिटन कम्युनिकेशन के हमेशा दिमाग में रखने चाहिए। कनेक्शन, क्लैरिटी, कॉज, कंसाइजनेस एंड करेक्टनेस। ठीक है, अब क्या? हाउ टू मेक योर राइटिंग कम्युनिकेट इफेक्टिवली। अब क्या है कि आप कैसे अपने राइटिंग कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हो। तो इफेक्टिव राइटिंग अलाउ द रीडर टू, जो इफेक्टिव राइटिंग होता है, इसमें जो रीडर्स को अलाउ होता है कि वो फुल्ली तरीके से आपका मैसेज पढ़े, आपका मैसेज को अंडरस्टैंड करे। जो भी चीजें आप कहना चाह रहे हो, रीडर को कन्वे करना चाह रहे हो, वो उसको थोरोली अंडरस्टैंड करे। जो कि यह आसान काम नहीं होता है। यहाँ पर आपको कुछ फ्यू पॉइंट दिए गए हैं जिससे आप क्या कर सको? रीडर को मजबूर कर सको कि वो आपकी चीजों को, आपके मैसेजेस को वो थोड़ा अंडरस्टैंड करे। ठीक है, पहला आपको क्या करना है? आपको जो भी गोल है आपका लिखने का, उसके बारे में आपको क्लियर रहना है। ठीक है, अगर आप गोल के बारे में क्लियर है तो आप क्या रहोगे? स्टिक टू द पॉइंट रहोगे। तो इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए? क्लियर पर्पस होना चाहिए। जो पर्पस है जिससे आप रीडर से कम्युनिकेट कर रहे हो, वो क्या होना चाहिए? क्लियरिटी रहनी चाहिए उसमें। आपको एक्सप्लेन करना है क्लियर टर्म में कि आप रीडर से क्या चाह रहे हो। ठीक है, रीडर से क्या चाहते हो। यूज द करेक्ट टोन। अभी मैंने बताया था करेक्ट टोन बहुत जरूरी होता है। टोन्स ही जो है आपकी राइटिंग को क्या बनाती है? इफेक्टिव बनाती है। जैसे कुछ सर्टेन फॉर्म्स होते हैं कम्युनिकेशन के, जैसे मेमोरेंडम हो गया, प्रपोजल हो गया, यहाँ पर आप क्या यूज करते हो? फॉर्मल टोन का यूज करते हो। और ऐसे भी कुछ राइटिंग है जहां पर आपको इनफॉर्मल टोन का भी यूज करना पड़ता है। दिस काइंड ऑफ टोन डिपेंड्स ऑन, जो टोन्स होता है वो ऑडियंस किस टाइप की है इस पे डिपेंड करता है, और इसके अलावा आप राइटिंग का पर्पस क्या है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब क्या? लैंग्वेज सिंपल। आपको अपने लैंग्वेज को क्या रखना है? सिंपल रखना है। ये नहीं कि बड़े बड़े वर्ड्स डाल दो इंप्रेसिव बनाने के चक्कर में, और रीडर को जब समझ ही नहीं आएगा तो वो तो फिर पढ़ेगा ही नहीं, फिर आपको राइटिंग करने से कोई मतलब ही नहीं है ना। तो
तो आपको ओवर यूज ग्लिचेस या फिर जार्गन एक्सप्रेशन का यूज नहीं करना है कि आपके दिमाग में ये लग रहा है कि बड़े बड़े वर्ड यूज करेंगे तो लोग रीडर इंप्रेस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब उसको समझ ही नहीं आएगा तो फिर आपके लिख के मतलब कोई नहीं बनता। तो ये क्या बना देती है, रीडर को पढ़ने में कठिनाइयां डेवलप करती है। एंड यू वांट टू मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, और आप ये चाहते हो कि जो चीजें आप कह रहे हो, जो चीजें आप लिख रहे हो, वो रीडर से आसानी से अंडरस्टैंडेबल हो, वो पूरी तरीके से अंडरस्टूड करे। तो उसके लिए आपको अपना लैंग्वेज को क्या रखना है, सिंपल रखना है, ठीक है। स्टे ऑन टॉपिक एंड कीप इट कंसाइज। अभी मैंने बताया था जो भी चीजें आप लिख रहे हो, आपके माइंड में गोल आपको क्लियर होना चाहिए। अब गोल आप बनाए हो तो उससे रिलेटेड आप कुछ पॉइंट या फिर टॉपिक निकालोगे जिसपे आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा नोट्स रखोगे कि रीडर बेसिकली ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको वो ज्यादा कंसाइजली, ज्यादा अंडरस्टैंड करके या ज्यादा इफेक्टिव तरीके से उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करे, ठीक है। तो इफेक्टिव रिटेन कम्युनिकेशन जो है वो हमेशा किस पे रहती है, टॉपिक पे बनी रहती है। आप जो है जो रिलीवेंट इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन होते हैं उसको आप क्या करते हो, अवॉइड करते हो। झूठ मूठ का ज्यादा चीजें आप नहीं डालते हो। क्लैरिटी आपकी की होनी चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। आप अगर लेंथ की बात करो तो अगर आप छोटे से लेंथ में अपनी पूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टिक कर दिए हो तो वो ज्यादा सही होता है, इंस्टेड कि आप बड़े बड़े वर्ड लिख रहे हो, बड़े बड़े लाइन में अपने टॉपिक लिख रहे हो। तो आपको करना क्या है, कॉन्साइज रखना है, क्लियर रहना है, इफेक्टिव लिखना है। कीप सेंटेंसेस एज अ पैराग्राफ शॉर्ट एंड कंसाइज। अभी मैंने बताया था कि अपने सेंटेंसेस को, पैराग्राफ को आपको क्या रखना है, शॉर्ट रखना है, और उसके साथ साथ कॉन्साइज रखना है। सिंस लॉन्ग जो होते हैं वो क्या क्रिएट कर देते हैं, कॉम्प्लिकेशन सेंटेंसेस में क्रिएट करते हैं, जिससे रीडर स्लो हो जाता है पढ़ने में, स्लो हो जाता है समझने में। तो आपको ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिसको आपको लीव करना है और उसको अपने कम्युनिकेशन के मेन फोकस में इंक्लूड या कंट्रीब्यूट नहीं करना है। अभी मैंने बताया था जो भी इरिलीवेंट इंफॉर्मेशन होते हैं उसको जबरदस्ती का लेंथ बढ़ाने के लिए उसमें ऐड नहीं करना है, आपको स्टिक टू द पॉइंट रहना है, ठीक है। अब क्या है, एक्टिव वॉइस। जो एक्टिव वॉइस का यूज है वो आपके राइटिंग को और भी स्ट्रेंथन डेवलप करती है। इससे आसानी होता है किसी भी सेंटेंस को समझना। अगर आप कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिख रहे हो तो रीडर के लिए आसान हो जाता है उसे समझना। जैसे इसे क्या है, आई कॉट द बॉल, ये क्या है, एक्टिव है। और इसका जब पेसिव है क्या है, आई द बॉल वाज कॉट बाय मी। तो ये कैसा लग रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट भी लग रहा है और ये इररिलेवेंट सेंटेंसेस लग रहा है। क्या मतलब है इतना बड़ा लेंथी लिखने का, क्या जरूरी है इसे बताने का कि हमें एक्टिव वॉइस पॉजिटिव वॉइस आ रहा है। आपको क्या लिखना है ना, शॉर्ट एंड कंसाइज ही तो करना है, इफेक्टिव लिखनी है। तो आप क्या लिखोगे, आई कॉट द बॉल। तो एक्टिव वॉइस जो होता है ना वो रीडर की फुल अटेंशन मैसेज पे बनाए रखता है, और साथ ही जो आप मैसेज कन्वे कर रहे हो उसको भी कन्वे करने में आसानी मिलती है, रीडर को भी समझने में आसानी मिलती है। तो आपको हमेशा क्या करना है, एक्टिव वॉइस का यूज रखना है। अब क्या है, सम प्रूफ रीड राइटिंग। प्रूफ रीड राइटिंग मतलब क्या होता है, ठीक करना, ठीक है। तो गुड ग्रामर एंड पंचुएशन, किसी भी इंग्लिश राइटिंग अगर आप करते हो या फिर हिंदी राइटिंग भी करते हो तो ग्रामर और पंचुएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। तो यह बहुत ही अच्छा आइडिया होगा कि आप अपना राइटिंग दूसरे के सामने कन्वे करने से पहले या रीडर के सामने कन्वे करने से पहले आप एक ऐसे इंसान को आप रीड करवाओ जिससे वो, अगर आपके कहीं भी ग्रामर या पंचुएशन में दिक्कत आ रही है या कहीं भी ठीक करने की कोशिश की जरूरत है तो वो आपको बता सके, जिससे आप क्या कर सको, बाद में फिर से उसको रीड करो, रीड करके आप उसको जहां भी आपको लग रहा है कि कुछ ठीक करने की कोशिश है करनी चाहिए तो वहां आप क्या करो, ठीक कर सको। इफ यू कैन नॉट डू दैट, अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, मतलब किसी सामने वाले बंदे को आप नहीं दे पा रहे हो ठीक करने के लिए, तो आप क्या करो, उसी चीज को लाउडली पढ़ो। जब आप लाउडली पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ चीजें ठीक करने की कोशिश है, कहाँ चीजें सही जा रही है, ठीक है। तो आपको हमेशा राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल में अगर आपको रीडर के पास मैसेज कन्वे करना है तो पहले आप उसको थोड़ा रीड कर लो। अगर आपको लग रहा है कि मैसेज सही है तो आप एक बार चेक भी करवा लो। अगर फिर लग रहा है कि इसमें कुछ ठीक करने की जरूरत है तो आप उसको क्या करो, ठीक कर सको, ठीक है। तो ये भी आपको कम्युनिकेशन को क्या बनाती है, इफेक्टिव बनाती है। स्टार्ट करते हैं राइटिंग मेथड। राइटिंग मेथड्स में आपको 5-6 यहाँ पर मेथड्स दिए गए हैं, जिसमें पहला है क्या, इंडक्टिव ऑर्डर। इंडक्टिव ऑर्डर है या फिर इसको इंडक्टिव मेथड भी कहा जाता है।
तो इंडक्टिव मेथड में बेसिकली जो ऑथर्स होते हैं वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट से जनरल स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं, ठीक है। इसमें ऑथर्स जो है पहले डिटेल्स देते हैं, आर्गुमेंट्स करते हैं, इलस्ट्रेशन देते हैं, उसके बाद वो फाइनली कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपको दिया है कि राम मरता है, मोहन मरता है, और ये दोनों क्या है, ह्यूमन बींग्स है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स है वो क्या है, मोर्टल है। तो हमने एक कंक्लूजन क्या निकाला कि मैन जो है वो मोर्टल है। हमने डिटेल क्या दिया, आर्गुमेंट्स क्या किया कि राम भी मरता है, मोहन भी मरता है, और जितने भी ह्यूमन बींग्स है वो सभी मरते हैं। तो इसका मतलब हम एक कंक्लूजन लिख सकते हैं, वन वर्ड में आंसर लिख सकते हैं कि जो मैन होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोर्टल होते हैं, ठीक है। तो यही बेसिकली इंडक्टिव मेथड कहती है कि इसमें जो ऑथर है वो कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स पहले देते हैं, उसके बाद वो एक जनरल स्टेटमेंट या फिर कंक्लूजन पे वो आते हैं। अब पैराग्राफ, ऐसे पैराग्राफ जो कुछ सर्टेन इंफॉर्मेशन से स्टार्ट होते हैं, उसमें आपको कुछ टॉपिक्स सेंटेंस इंक्लूड किए जाते हैं, और उसके बाद फाइनली जो कंक्लूजन निकाला जाता है वो किसकी हेल्प से, इंडक्टिव मेथड की हेल्प से निकाला जाता है। सेकेंड क्या है, डिडक्टिव मेथड, ठीक है, या फिर डिडक्टिव ऑर्डर। इन डिडक्टिव ऑर्डर ये जस्ट क्या होता है, इंडक्टिव मेथड का उल्टा होता है। इंडक्टिव मेथड में क्या होता था, जनरल स्टेटमेंट से हम एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट या फिर कंक्लूजन तक पहुंचते थे। यहाँ पर क्या होता है, आप पर्टिकुलर स्टेटमेंट से जनरल स्टेटमेंट की तरफ जाते हो, मतलब आपके पास लॉजिकली कंक्लूजन दिया रहता है, उससे आप एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट आप निकालते हो, ठीक है। तो वही कह रहा है इंडक्टिव ऑर्डर, जो हमें कंक्लूजन तक हम जहाँ पहुंचते हैं उससे हम क्या करते हैं, जनरल लॉ से सॉरी पर्टिकुलर केस से हम जनरल लॉस या फिर जनरल स्टेटमेंट बनाते हैं। जो टॉपिक सेंटेंस होता है, फर्स्ट सेंटेंस पैराग्राफ में, जो पैराग्राफ में पहला सेंटेंस होता है, फर्स्ट सेंटेंस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉपिक सेंटेंस। उसमें आपको कुछ जनरल स्टेटमेंट दिए रहते हैं। तो ऑथर जो है फाइनली ट्राई करता है कि वो अपने कंक्लूजन को और भी ज्यादा डिड्यूस करे अपने लॉजिकल या फिर पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक सबऑर्डिनेट स्टेटमेंट से, ठीक है। तो इट इज द रिवर्सल ऑफ लॉजिकल, एज में अभी मैंने बताया था कि ये जस्ट इंडक्टिव मेथड का उल्टा होता है। तो बेसिकली इसका एग्जांपल एक देख लो कि हमने कंक्लूजन क्या निकाला था कि मैन इज मोर्टल, ठीक है, हमने इसको प्रूव कर दिया है कि मैन इज मोर्टल। अब इससे हम क्या करेंगे, एक जनरल स्टेटमेंट निकालेंगे। तो बेसिकली हमने दो व्यक्ति का नाम ले लिया, एक है राम और मोहन, दोनों क्या है, मैन है, और वो क्या है, मॉर्टल है। तो हमने क्या किया, जो हमें पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी गई थी, जो कंक्लूजन तक हम पहुंचे थे, उससे हमने क्या निकाला, जनरल स्टेटमेंट है निकाला कि मतलब जो आदमी है वो मरणशील है, इसका मतलब राम भी मरेगा, मोहन भी मरेगा। हम लोग अपने लॉजिक से क्या करते हैं, उस चीज को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब क्या है, क्रोनोलॉजिकल मेथड या फिर इसको हम टाइम ऑर्डर भी कहते हैं। इसमें बेसिकली जो होता है ना, आप क्या करते हो, नरेट करते हो अपनी चीजों को टाइम के ऑर्डर में, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, नेचुरल ऑर्डर ऑफ नरेशन होता है, जिसमें वन इवेंट्स किसको लीड करता है, अदर इवेंट्स को। मतलब आप क्या करते हो, एक टाइम फॉर्मेशन निकालते हो, टाइम टेबल निकालते हो, जिसमें एक जो इवेंट्स होता है उसके जस्ट बाद आप क्या करने वाले हैं, दूसरे करने वाले हैं उसके जस्ट बाद। तो वन इवेंट्स क्या करता है, दूसरे इवेंट्स को वो लीड करता रहता है। दिस मेथड, इस मेथड का यूज हम टाइम ऑफ एक्शन का डॉक्यूमेंटेशन बनाने में, कि कौन कौन से किस किस टाइम में हम कौन कौन सी चीजें करेंगे, उसकी डॉक्यूमेंटेशन बनाने में ये हमें हेल्प करता है। या फिर जो भी हमें इंस्ट्रक्शन लिखना है या फिर जो भी इंस्ट्रक्शन हमें फॉलो करने हैं, उसको हम क्या करते हैं, उस इवेंट को या फिर उस स्टेप्स को, इंस्ट्रक्शन के इवेंट को या स्टेप्स को क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का यूज किया जाता है स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन को डॉक्यूमेंटेशन करने में। मतलब कि आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो आप क्या करते हो, उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हो टाइम के ऑर्डर में, कि मैं कितने बजे क्या करूंगा, कितने बजे क्या करूंगा, कितने बजे क्या करूंगा। तो बेसिकली जो बचपन में आप टाइम टेबल बनाते थे और जो आप लिखते थे कि इतने बजे ये पढ़ूंगा, इतने बजे ये पढ़ूंगा, जो कि कोई करता नहीं था, मैं खुद नहीं करती हूँ, अभी भी नहीं करती हूँ, अपने हिसाब से करती हूँ। तो वही क्या होता था, हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनाते थे अपने इंस्ट्रक्शन का, ठीक है। तो यहाँ एग्जांपल भी दिया है आपको, एक इमरजेंसी मेडिकल सर्विस है, उसका आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की गई है कि कैसे इमरजेंसी के टाइम पे जो टेक्नीशियन है वो काम करेंगे। तो यहाँ पर दिया है कि 1:15 में आपको साइट पहुंच जाना है, उसके बाद पेशेंट की कंडीशन को देखना है, और उसके पल्स रेस्पिरेशन देखने हैं, उसके बाद 1:17 में आपको पेशेंट को स्टेबलाइज करने के बाद हॉस्पिटल से कनेक्ट करना है, और फिर वो सारी चीजें जो भी उसने ली है पल्स रेस्पिरेशन, उसको प्रोवाइड करवानी है। और उसके बाद 1:20 में जो पेशेंट है उसको क्या किया जाएगा, हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा, रेस्पिरेशन देने, ऑक्सीजन देने के बाद।
फिर एक 35 में जो एम्प्लॉइज हॉस्पिटल तक आएगी और हॉस्पिटल स्टाफ जो है उस पेशेंट को की देख रेख करेगी। तो बेसिकली आपने क्या किया है, एक मेडिकल सर्विसेज को आप टाइम ऑर्डर में स्पेसिफाई किए हो या फिर उसके इंस्ट्रक्शन को आप टाइम ऑर्डर में स्पेसिफाई किए हो। तो यही बेसिकली आपका क्रोनोलॉजिकल मेथड होता है। अब क्या है लीनियर मेथड। लीनियर मेथड मतलब क्या होता है, जिसमें लाइंस हो और वो क्या हो वन डायमेंशनल। ठीक है, मतलब आप जैसे एग्जाम में आप आंसर लिखते हो तो लाइन बाय लाइन लिखते हो ना। हाँ, और वो बात अलग है एग्जाम में हम लोग वन डायमेंशनल कम लिखते हैं, अटपट चीजें ज्यादा लिखते हैं, वो बात अलग है। बट इसमें क्या होता है, इस मेथड ऑफ राइटिंग में आप जो भी चीज लिख रहे हो आप लाइन बाय लाइन लिख रहे हो और स्टिक द पॉइंट आप लिख रहे हो। ठीक है, तो लीनियर मीन्स कंजेस्टिंग ऑफ लाइन, इसमें आपको लाइंस देखने को मिलेंगे और ये क्या होते हैं वन डायमेंशनल। जो लॉजिकल सीक्वेंस होती है वो पैराग्राफ ऑफ सेंटेंस से फॉलोड की जाती है, मतलब पैराग्राफ टू पैराग्राफ, पैराग्राफ टू पैराग्राफ अपने इंस्ट्रक्शन, अपनी राइटिंग या अपनी मैसेजेस लिखते हो। इस अरेंजमेंट में आपको सिस्टम ऑफ आउटलाइन और वेरियस इंफॉर्मेशन पॉइंट के हिसाब में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, पावर थेप की जो चोरी हो रही है, उसके बाद दूसरे स्टेप में उसको इवेलुएट किया जाएगा, उसके बाद दूसरे में इंजीनियर को बुलाया जाएगा जो भी अनपेड यूनिट को चेक करने के लिए। थर्ड में क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स को प्रिडिक्टली और अनएक्सपेक्टेडली चेक की जाएगी कि कहाँ कहाँ बिजली की चोरी हो रही है। तो ये सारी चीजें आप क्या कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप चीजों को कर रहे हो, लाइन बाय लाइन आप कर रहे हो। ठीक है, कि पहले आप क्या करोगे, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे। ठीक है, इसमें बेसिकली आप देखो क्रोनोलॉजिकल और लीनियर में एक कॉमन है कि आप दोनों में आप लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन लिखते हो, बट क्रोनोलॉजिकल में आप टाइम का ऑर्डर लेते हो और लीनियर में आप टाइम का ऑर्डर नहीं लेते हो। ठीक है, अब क्या स्पेशियल मेथड या फिर स्पेस ऑर्डर। ठीक है, दिस मेथड, ये जो मेथड्स होते हैं रीडर को हेल्प करती है विजुअलाइज करने में कि राइटर्स क्या लिख रहा है और वो क्या समझाना चाह रहा है। तो वो बेसिकली जो है सब्जेक्ट मैटर का जो फिजिकल क्वालिटी होता है उसको समझाने की कोशिश होती है। इसमें जो मेथड्स होते हैं वो रीडर को हेल्प करते हैं कि कैसे लैंड का लेआउट का इन्विजन है, या फिर राइटर डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरीके से मशीन का हर एक कंपोनेंट को कैसे स्पेस में प्लेसमेंट की जाएगी। तो बेसिकली स्पेशल मेथड में आप स्पेस ऑर्डर में चीजें लिखते हो, स्पेस ऑर्डर में। ठीक है, स्पेस ऑर्डर का एग्जांपल जैसे हुआ यहाँ पर आपको दिया है, फिर आपको और भी मैं बता दूंगी। जैसे कोई मशीन का, ठीक है, मशीन का इंस्टॉलेशन हो रहा है तो पहले क्या होगा, मशीन लाया जाएगा, नहीं सबसे पहले मशीन चेक की जाएगी, सबसे पहले मशीन की क्वालिटी चेक की जाएगी, उसके बाद मशीन का इंस्टॉलेशन होगा, फिर मशीन का में कौन कौन से इक्विपमेंट लगेंगे वो। तो ये आप लोग क्या करते हो, स्पेस में लिखते हो। ठीक है, पहले क्या लिखा, मशीन की क्वालिटी क्या होगी। ठीक है, इसमें आप जो भी चीजें आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे जो आपके नीड से मैच करती है वो आप लिखोगे। उसके बाद आप क्या क्या लिखोगे, उसके बाद थोड़ा सा आप स्पेस दोगे, स्पेस, और ये जो लिखोगे ये आपका क्या होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए। ये आपका क्या होना चाहिए, पूरा गैप होगा। उसके बाद मशीन का इंस्टॉलेशन किस तरीके से होगा आप वो लिखोगे इस लाइन में, इस तरीके से, इस रो में। फिर उसके बाद क्या है, मशीन में कौन कौन से कंपोनेंट लगेंगे। तो आप क्या करते हो ना, बेसिकली अपने इंस्ट्रक्शन को स्पेशियल ऑर्डर में डिवाइड कर रहे हो, उसको तोड़ रहे हो। तो ये बेसिकली वहां पर यूज किया जाता है, जैसे लैंड का लेआउट बन रहा है तो लैंड कैसे खरीदा जाएगा, लैंड में कौन कौन कितने फ्लोर्स बनेंगे, कौन सा ब्रिक्स इस्तेमाल होगा, ये सारी चीजें आप क्या कर रहे हो, ऑर्डर में, स्पेस ऑर्डर में आप चीजों को इनफिट कर रहे हो। सो स्पेशियल ऑर्डर में जो है आप अपने सब्जेक्ट का लॉजिकल डिवीजन करते हो कि किस तरीके से कौन सी चीजें स्पेस में या प्लेस में ऑर्डर की जाएगी। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया, एक टेक्नोक्रेट है वो मशीन के पार्ट्स को डिस्क्राइब करता है और उसे ग्राउंड में प्लॉट करता है। तो वो क्या करेगा, अपने इस ऑर्गेनाइजेशन को अपने टेक्स्ट में स्पेशली मतलब ऑर्डर ऑफ स्पेस में या प्लेस में उसको ऑर्गेनाइज करेगा। द राइटर विल डिस्क्राइब व्हाट ही सीज अपीयर, जो राइटर्स है वो इसके बाद डिस्क्राइब कर पाएगा कि कौन सी चीजें किस प्लेस में, जैसे लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, इनसाइड टू आउटसाइड, क्लॉकवाइज, किस तरीके से चीजें स्पेशल ऑर्डर में डिवाइड की जाएगी या प्लेस की जाएगी। वो सारी चीजें डिस्क्राइब करने में राइटर को हेल्प मिलती है। ठीक है, अब क्या एक्सपोजिशन मेथड। तो एक्सपोजिशन मेथड बेसिकली क्या होता है, एक्सप्लेनेटरी राइटिंग होती है। इसमें आप चीजों को क्या करते हो, डिटेल में लिखते हो। जैसे कि ऐसे राइटिंग वगैरह लिखते हो तो आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दी जाती है, उसको आप क्या करते हो, डिस्क्राइब करते हो, एक्सप्लेन करते हो। तो वही बेसिकली क्या होता है, एक्सप्लेनेटरी राइटिंग होता है, जिसको हम लोग एक्सपोजिशन मेथड कहते हैं। विच कैन बी इंसिडेंटल पार्ट ऑफ ए डिस्क्रिप्शन और ए नरेशन। अभी मैंने बताया था कि एक्सपोजिशन जो होता है वो एक्सप्लेनेटरी राइटिंग होता है, या तो फिर वो किसी पे डिस्क्राइब कर रहा है या फिर वो कुछ नरेट कर रहा है।
तो यह बेसिकली क्या होता है, आर्टिकल का हर्ट होता है, ठीक है, कि आप एक ही चीज को स्टिक टू द पॉइंट होगी, आप डिस्क्राइब करो, एक्सप्लेन कर रहे हो। जब हम लोग कोई बुक्स पढ़ते हैं या न्यूज या मैगजीन आर्टिकल जैसे इस टाइप की पब्लिकेशन पढ़ते हैं, तो वहां पर आपको एक्सपोजिटरी राइटिंग देखने को मिलेगा। एक टॉपिक रहती है, जैसे मान लो टॉपिक है आर्टिकल, अब आर्टिकल पे, आर्टिकल क्या है, हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है, हेल्थ इज वेल्थ। अब इसी के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन रहेगा कि हेल्थ इज वेल्थ में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बेसिकली क्या रहता है, स्टिक टू द पॉइंट रहता है, और आप क्या करते हो, एक ही टॉपिक लेके उसको एक्सप्लेन करते हो। तो जो हम लोग एसी टेस्ट वगैरह में जो आंसर राइट करते हैं, उसमें हम लोग एक्सपोजिटरी फॉर्म का ही यूज करते हैं। इन एक्सपोजिटरी पैराग्राफ हम लोग क्या देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, अपने सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं, उसको डायरेक्शन देते हैं कि कैसे चीजें कैसे कब कहाँ हैपन हुई। फिर एक्सपोजिटरी राइटिंग में आप वर्ड्स को फर्स्ट सेकेंड, फिर उसके बाद ये सारे को आपस में क्या करते हो, कनेक्ट करके लिखते हो, और फाइनली जिससे रीडर्स को हेल्प मिले कि आप अपने आइडियाज को किस तरीके से अपने मैसेज को कन्वे कर रहे हो, या फिर ये कह लो कि राइटर को इससे, रीडर को इससे हेल्प मिलती है कि वो आपके आइडिया को वो फॉलो करे, ठीक है, उसको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो। अब क्या है इंटरप्टेड, इंटरप्टेड बेसिकली क्या होता है, इंटरप्शन मतलब रुकावट, खेल। तो आप राइटिंग में सबसे पहले क्या करते हो, पैराग्राफ ब्रेक लेते हो, जिसको क्या कहा जाता है, सिंगल लाइन स्पेस या फिर इंडेंटेशन, जिससे आप क्या कर सको, डिवीजन बना सको। जैसे आप आर्टिकल लिख रहे हो, तो आप पहले क्या लिख दिए, हेडलाइन लिख दिए, और उसके बाद जब आपको बॉडी उसका लिखना है, तो आप थोड़ा सा क्या लेते हो, पैराग्राफ लेते हो, उसके बाद उससे बॉडी स्टार्ट करते हो। हाँ, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इंटरप्टेड मेथड या फिर पैराग्राफ ब्रेक, ठीक है। मार्क द डिवीजन बिटवीन वन पैराग्राफ, और आपको वन पैराग्राफ या फिर नेक्स्ट बॉडी टेक्स्ट में जो आपको डिवीजन बनाना भी मैंने बताया था कि आपने पैराग्राफ लिखा, फिर आपको बॉडी लिखना है, तो आप क्या करोगे, उसके बीच में आप एक सिंगल इंडेंटेशन दोगे, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पार ब्रेक। पैराग्राफ ब्रेक कन्वेंशनली, जो पैराब्रेक्स होते हैं वो कन्वेंशनली सिंगल ट्रांजिशन के वन आइडिया को दूसरे टेक्स्ट में वो क्या करता है, स्ट्रेच करता है। मतलब आप एक आइडिया से जब दूसरे आइडिया की तरफ जाते हो और पैराग्राफ देते हो, तो आप बेसिकली उसमें क्या लिख रहे हो, एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो, जिससे क्या हो सके, फ्रॉम वन स्पीकर टू अनदर, जिसमें आप क्या करते हो, एक स्पीकर से दूसरे एक्सचेंज ऑफ डायलॉग में आप जाते हो, ठीक है। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, यूनिट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 2 मैं जल्द से स्टार्ट करूंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन प्रेस करके रखना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अगर कहीं से कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट जरूर करना। मैं हमेशा आपकी इशू को सॉल्व करने के लिए बैठी हुई हूँ। सो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।